हाँ जी, तो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एम आई राइट? मेनली हमारा जो डिस्कशन था लास्ट क्लास में वो इसी पर फोकस था। तो हमने डिस्कस किया था एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी माना जाएगा जब उसमें वो 10 पॉइंट्स जो सेक्शन 10 में मेंशन्ड है पूरे हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, है ना। 10 पॉइंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तभी उसको माना जाएगा। जिसमें सबसे पहला पॉइंट था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, दोनों सेम वे में सोच रहे हो, कंसेंसस एट ईडम। देन दे मस्ट हैव एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, दैट वाज द थर्ड पॉइंट, ठीक है ना। फोर्थ क्या था? कंसिडरेशन होनी चाहिए। पांचवा क्या था? पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। छठा फ्री कंसेंट होनी चाहिए। सातवां ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। एट्थ वेरेवर रिक्वायर्ड, नॉट एवरीवेयर बट वेरेवर रिक्वायर्ड, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होना चाहिए एंड पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। यहीं से एक तरह से रीस्टार्ट कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। So we have to discuss the various contracts from the point of view of enforceability. ठीक है, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी होता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप कोर्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। मींस अगर दूसरी पार्टी ब्रीच कर रही है देन यू हैव ए लीगल ऑप्शन, आप दूसरी पार्टी को फोर्स कर सकते हैं कि भाई आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कीजिए, या जो भी आपकी परफॉर्मेंस थी या जो भी आपका प्रॉमिस था आप उसको एग्जीक्यूट करें। दैट यू कैन डिमांड फ्रॉम द अदर पार्टी, and if the other party is not performing you can request or you can file a complaint in a court of law and it will be implemented through the court. तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें स्टडी किया था, that was a valid contract, यानी from the point of view of enforceability, from the point of view of enforceability the first kind of contract was valid. valid जिसमें वो 10 बातें हैं जो हमने पढ़ी, तो इसलिए मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। सेकेंड पॉइंट जो हमने डिस्कस करना शुरू किया था, आई थिंक ये पूरा नहीं हो पाया था, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक चीज होती है ना कि भाई ब्रेकेबल, ब्रेकेबल का मतलब क्या है? ब्रोकन नहीं, ब्रेकेबल का मतलब एक चीज टूट सकती है तोड़ना चाहो तो, और कई बार होता है नॉन ब्रेकेबल, टूटेगी ही नहीं, मतलब ऐसी तो कोई चीज नहीं दुनिया की जो ना टूटे, बट नॉन ब्रेकेबल अगर किसी को बोलते हैं इसका मतलब ये कि अगर एक एक्सीडेंटल फॉल है या कोई सिंपल सिचुएशन है उसमें नहीं टूटेगी, वो नॉन ब्रेकेबल है, ठीक है। ऐसे अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि वॉइड है, इसका मतलब ये नहीं कि इनवैलिड है, इसका मतलब ये नहीं कि कैंसल्ड है, वॉइडेबल है। वॉइडेबल का क्या मतलब हो गया कि अगर एक पार्टी या दो पार्टी कोई भी ये महसूस करे कि भी कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं चल रहा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। देन सच ए कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज वॉइडेबल, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है लिखिएगा इसके बारे में, ये मैंने शायद लिखवाए थे 3 कंडीशंस, लास्ट क्लास में बताया था, 3 सिचुएशंस मैंने बताई थी, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तभी ट्रीट करते हैं जब 3 बातें हो। पहला, फ्री कंसेंट मिसिंग हो, हाँ कोई बात नहीं, आ रही बात समझ में। एक कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कब ट्रीट करेंगे, चेयर ले लो प्लीज। एक कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कब ट्रीट करेंगे, जब सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है, फ्री कंसेंट इज मिसिंग। अगर किसी पार्टी को आपने एंगेज कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाय फ्रॉड, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाय कोर्जन, डरा धमका के आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया है, तो एक बार वो एंटर कर गया वहां तक तो ठीक है, उस वक्त हो सकता है धमकी में, प्रेशर में उसने साइन भी कर दिए हो,
आपको चीज दे भी दी हो, बट डेफिनेटली उसके पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है जब भी वो चाहे. सो दैट मीन्स कि दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी. वो बात अलग हो सकता है कि दो पार्टीज मिलकर ट्रीट कर रही हो तो दे मे बी वन और मोर पार्टीज. ये जरूरी नहीं कि भी दो ही पार्टी हो. एक कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम कितनी पार्टी होती है? दो. बट दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं. तो हो सकता है एक आदमी दो को चीट कर रहा हो, तीन को चीट कर रहा हो, तो तीनों ही उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं. सो कहने का मतलब यह है कि जो भी पार्टी एग्रीव्ड पार्टी है, जो भी इंजर्ड पार्टी है, जो भी सफरिंग पार्टी है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है. उसके पास ये ऑप्शन है. लेकिन अगर रीजनेबल टाइम में डिसीजन नहीं लिया तो फिर ये माना जाएगा कि दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. ठीक है, शायद ये बात मैंने बताई थी, नहीं तो अभी बता रहा हूं. इसको ध्यान से समझना है और सुनना है कि अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड टिल इट इज रिजेक्टेड. यानी एक कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल होता है वो वैलिड रहता है जब तक कि दूसरी पार्टी उसको रिजेक्ट ना कर दे. अगर रिजेक्ट नहीं किया तो मींस सब सही है, चलता रहेगा कहानी. अरे बस में एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर अवॉइड ना किया जाए, कैंसिल ना किया जाए, तो वो कंटिन्यू करता है टिल इट इज रिजेक्टेड. दैट इज द लॉ. हाँ, जिससे भी आपने बोला कि दो से ज्यादा पार्टीज हो सकती हैं. अगर सपोज 4 पार्टीज है, किसी ने ब्रीच किया है, 3 में से अगर 2 रिजेक्ट करना चाहते हो और एक अगर उसी नहीं, हाँ, अगर वो पार्शियल है तो ठीक है, अदरवाइज तो रिजेक्ट हो जाएगा. अगर मान लेते हैं सपोज 3 प्लॉट से अलग अलग या कुछ ऐसा था जो चलो ठीक है, एक पार्टी ने कहा मैं तो प्लॉट लेने को तैयार हूं, तुम दोनों अलग अलग, इक्वल साइज, इक्वल लोकेशन, सब कुछ ठीक, मे बी सर्कमस्टांसेस सपोर्ट सच काइंड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. बट इन रूटीन अगर एक से ज्यादा पार्टी और एक भी अगर उसको रिजेक्ट करना चाहती है तो और कोई चॉइस नहीं है इसके कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही होगा. थोड़ा आगे आ जाओ चेयर लेके. और कोई वे आउट है ही नहीं. ठीक है. सो मेन चीज मैंने आपको क्या बताई थी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर फ्री कंसेंट मिसिंग है, इन केस ऑफ ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इफ द फ्री कंसेंट इज मिसिंग देन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड बाय द अदर पार्टी. दूसरी बात मैंने एक और बताई थी, सपोज दो पार्टीज हैं, दोनों ने कुछ ना कुछ करना है. यूजुअली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज ने कुछ ना कुछ करना होता है. द पार्टीज हैव टू परफॉर्म ना, कुछ तो करना होगा ना काम. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. तो सपोज कुछ करना था और वो दूसरी पार्टीज को करने नहीं दे रही. Suppose there are 2 parties the contract. Suppose there are 2 parties to the contract and one party is preventing the other party from performing. काम ही नहीं करने दे रही उसको, तो काम कैसे होगा? Then obviously the aggrieved party, the suffering party can cancel the contract. और तीसरा मैंने सिचुएशन शायद बताई थी, अभी लिखवाई थी जैसा बता रहे हैं. तो थर्ड सिचुएशन जो मैंने इसमें बताई थी वो ये थी कि अगर टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इफ टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर इज अ डिले, है ना, then again the party has a right to cancel the contract, but it may accept it also. वो दोनों मतलब वो दोनों ही चॉइसेस एक तरह से पार्टी के पास है. they may accept the contract, they may reject the contract. इनका क्वेश्चन है अगर एक्सेप्ट कर लें तो वैलिड हो जाएगा. बिल्कुल, वॉइडेबल में मैंने हमेशा ही कहा है. मैं तो कह रहा हूं अगर मैंने आपको गन रख के कनपट्टी पे आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया हो लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लो तो क्या वो वैलिड हो जाएगा? हो जाएगा. वॉइडेबल का मतलब यही है. वॉइडेबल का मतलब यही है कि अगर इंजर्ड पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा. अभी मैंने आपको बोला प्लीज डोंट फॉरगेट दिस स्टेटमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड टिल इट इज रिजेक्टेड. जब तक वो पार्टी इसको रिजेक्ट नहीं कर देती तब तक तो वैलिड ही माना जाएगा, चलता रहेगा वो तो आराम से. फ्री कंसेंट मिसिंग है, लेकिन जब आपको पता चल गया कि आपकी फ्री कंसेंट मिसिंग है बट उसके बाद भी आप कंफर्टेबल हो तो कोई क्या कर सकता है? मैंने आपसे 5 लाख की चीज के जबरदस्ती साइन करवा लिए 2 लाख पे बेवकूफ बना के, बट आप 2 लाख में भी खुश हो तो कोई क्या कर सकता है? अल्टीमेटली वी आर नॉट कंप्यूटर्स, वी आर ह्यूमंस. और ह्यूमन में थिंक 2 लाख भी बहुत है, तो ठीक है बहुत है, कोई क्या करेगा? इफ यू आर नॉट ए पर्सन ऑफ साउंड माइंड, कोर्ट विल प्रोटेक्ट यू. बट इफ यू आर ए पर्सन ऑफ साउंड माइंड, इफ यू आर डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन फ्री विल, व्हाट कैन बी डन? एनी अदर क्वेश्चन? कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लिखवाए, है ना, बस यहीं तक हुआ था. हेडिंग डालिएगा. नहीं, वो आपने दूसरी क्लास में अटेंड किया होगा, इस बैच में शायद नहीं लिखवाया, है ना. लिखिएगा कॉन्सिक्वेंसेस
consequences if voidable contract is rejected. Consequences if voidable contract is rejected. Consequences if voidable contract is rejected. अगर एक voidable contract को reject कर दें तो क्या होगा? इसके तीन implications हैं, पहले सुन लीजिए फिर तीनों लिख लेंगे. पहली बात, जब contract reject ही हो गया तो the other party need not perform. आपने मना कर दिया काम मत करो, नहीं करते. The other party is free from performing. There is no need to perform. First. Second, पहले सुनना ही है. जैसे मैंने कहा, जिस पार्टी ने फ्रॉड किया उसने फ्रॉड करके कुछ पैसे लिए हुए, सॉरी फ्रॉड किया था, आपसे कोई चीज खरीदनी थी लेकिन मान लेते हैं एडवांस कुछ पैसा दिया हुआ है. मीन जो सफरिंग पार्टी है, इंजर्ड पार्टी है, जो अब कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर रही है, जिसके पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मान लो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ बेनिफिट ऑलरेडी रिसीव्ड था, कुछ पैसे मिले हुए थे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दें और उस पैसे को रख लें इस बात पे कि देखो जी आपने तो फ्रॉड किया है तो ये पैसे तो मैं रखूंगा. इट इज नॉट परमिटेड इन द लॉ. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर दीजिए, बट अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है, यू हैव टू रीस्टोर द बेनिफिट टू द अदर पार्टी. लेकिन थर्ड बात इसकी ये है, जो थर्ड इंप्लीकेशन है वो ये कि दैट द सफरिंग पार्टी, इंजर्ड पार्टी, एग्रीव पार्टी कैन क्लेम अ कंपेंसेशन फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी. जिसने गलत किया आप उससे उस पे केस करके उससे कंपेंसेशन ले सकते हैं. दैट इज अ राइट अवेलेबल विद यू. एनी क्वेश्चंस? सिंपल सी बात है, एक सांस में तीन बातें एक बार फिर रिपीट करता हूं फिर लिखवा देता हूं. पहली बात, दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं करेगी. दूसरी बात, जो पैसा लिया वो वापस करना है. तीसरी बात, कंपेंसेशन ले सकते हैं. पहली बात मैं आपको लिखवा रहा हूं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बीइंग रिजेक्टेड. ठीक है, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस का क्या है? नंबर वन, द अदर पार्टी नीड नॉट परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन. The other party need not perform its obligation. The other party need not perform its obligation. ठीक हो गई बात? ये सबसे इसका पहला पॉइंट है, the other party need not perform its obligation. Clear? दूसरी बात, if aggrieved party has received some benefit, if aggrieved party has received some benefit, if aggrieved party has received some benefit, then it must restore the benefit, then it must restore the benefit to the other party. Then it must restore the benefit to the other party. ठीक है, जो बेनिफिट मिल गया था उसको वापस कर दीजिए. थर्ड, द एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम कंपेंसेशन फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी. द एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम कंपेंसेशन फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज ऑल अबाउट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, अदरवाइज नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. जिसने ब्रीच किया वही पार्टी. मैंने गलती की, ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो फिर अब मैं काम तो नहीं करूंगा ना. आई एम फ्री फ्रॉम परफॉर्मिंग. हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को. चेयर ले लीजिए उधर से और थोड़ा आगे आके बैठ जाइए. हाँ जी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखने से पहले समझ लीजिएगा, मैंने आपको पहले वॉइड एग्रीमेंट के बारे में कुछ बताया था. वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, शुरू से ही इनवैलिड है, इररिलेवेंट है, टोटली यूजलेस है. वॉइड एग्रीमेंट वो है जो शुरू से यूजलेस है. जैसे आपने इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए कोई एग्रीमेंट किया है, दैट इज वॉइड. इम्पॉसिबल एक्टिविटी के लिए कोई एग्रीमेंट किया है, दैट इज वॉइड.
void agreement. But void contract is one which ceases to be enforceable at law. Void contract is one which ceases to be enforceable at law, means पहले वैलिड था अब नहीं रहा. ठीक है, तो असाइनमेंट में दी हुई सीक्वेंस में 4 इसकी सिचुएशंस हैं, वो चारों मैं आपको समझा भी देता हूं, लिखवा भी देता हूं. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो है, पहले सुन लीजिए ध्यान से फिर अच्छे से. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो शुरू में वैलिड था लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट इंपॉसिबल हो गया या बेकार हो गया, सीजेस टू बी इनफोर्सिबल, अब वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, है ना. तो ऐसे इसके अंदर 4 रीजंस दिए हैं. सबसे पहला है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, या यू कैन से सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, या यू कैन से फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी. एक आदमी ने कार बेची, वो कार अब खत्म हो गई, डैमेज हो गई, चोरी हो गई, तो नाउ इट कैन नॉट बी सोल्ड. एक आदमी ने, मैंने कहा जैसे फिल्म में एक्टिंग करने का प्रॉमिस किया, बट उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई या उसका एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया दैट ही कांट मूव फ्रॉम द बेड फॉर 2 months 3 months, तो नाउ इट सीजेस टू बी एनफोर्सिबल. अब जो भी होगा उसको लॉस देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पर डिपेंड करेगा. क्या एक कॉन्ट्रैक्ट था, क्या उसमें था अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में वो लायबल नहीं है, या था कि इन एनी सर्कमस्टांसेस लायबल, दैट विल डिपेंड व्हाट दे हैव एग्रीड अमंग देमसेल्व्स. बट फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ही हो गया बिकॉज नाउ इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड. दूसरा होता है इसमें लीगल इम्पॉसिबिलिटी. कोई चीज जब एग्री किया उस समय लीगल थी, बाद में इलीगल हो गई, अब नहीं हो सकता. तीसरा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, या आई एम सॉरी असाइनमेंट की सीक्वेंस में अगर हम चलें तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमने रिजेक्ट कर दिया हो तो. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो सफरिंग पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, उसके पास ये मौका है, चॉइस है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकती है. सपोज उसने एक्चुअली में रिजेक्ट कर दिया, मान लेते हैं, ठीक है, सपोज उस पार्टी ने एक्चुअली में रिजेक्ट कर दिया, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. और चौथा, कई बार होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है कंटिंजेंट. पहले इसको समझिएगा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है. सम टाइम हमारी जो डील है वो किसी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करती है. सम टाइम हमारी जो डील है वो किसी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करती है कि भाई वो होगा तो मैं ये काम करूंगा. ठीक है, कुछ भी सोच लीजिए आप उसमें. अगर वो इवेंट जिसके ऊपर आपने डिपेंड किया था वो इवेंट इंपॉसिबल हो जाए. अगर बुकिश एग्जांपल लूं, जैसे मान लेते आपने कहा था कोई शिप आएगा तो मैं आपको ये प्रोडक्ट बेच दूंगा. एक्चुअली हो सकता है वो जो गुड्स जिसके आपने सेल करने का प्रॉमिस किया उसको शिप से ही आना था, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है. आई मीन टू से, आ रही बात समझ में. सो अगर कोई ऐसी इवेंट जिसके ऊपर आपने डिपेंड करना था वो इवेंट इंपॉसिबल हो गई, वो शिप ही सिंक कर गया, या किसी बंदे ने आना था, ठीक है ना, और उस बंदे के आने के बाद आपने कोई चीज आपको सेल करनी थी, या उस बंदे की डेथ हो गई, दैट मीन्स अब तो वो आएगा ही नहीं. सपोज आई टेक ए बैड एग्जाम्पल. एक आदमी कहता है जी इफ माई सन रिटर्न्स बैक फ्रॉम द फॉरेन कंट्री आई विल सेल यू दिस हाउस. वाई? बिकॉज जब वो आएगा तो हो सकता है कि मुझे उसके साथ रहना होगा. बट सपोज द सन डाइज, नाउ इट्स इंपॉसिबल दैट ही विल कम बैक. सो जो आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था वो तो फिर अब इंपॉसिबल टू परफॉर्म हो गया. सन ने आना नहीं तो मैंने मकान बेचना नहीं, बात खत्म होगी ना. सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड if they are depending on an uncertain event and that event becomes impossible. ठीक है, ये बात समझ में आती है सबको? ये पक्का लिखेगा. डेफिनेशन सॉरी हेडिंग डालिएगा void contract, लिखिएगा इसके बारे में, void contract के बारे में. sometimes a contract is valid when it is entered into. sometimes a contract is valid when it is entered into. But subsequently something happens. But subsequently something happens which makes it impossible to perform. But subsequently something happens which makes it impossible to perform. फुल स्टॉप. आगे लिखिएगा इन दिस सिचुएशन
In this situation, it becomes a void contract. In this situation, it becomes a void contract. इसके बारे में हम ये भी लिख सकते हैं, a contract when ceases to be enforceable a contract when ceases to be enforceable at law is treated like a void contract. Is treated like a void contract. Ceases वर्ड समझते हैं आप? Stops. Ceases means stops. रुक जाता है. पहले था वैलिड, अब नहीं है. Ceases to be enforceable. पहले enforceable था, अब नहीं. Void contract. ठीक है? It may happen in the following situations. देखिएगा इसके आगे. It may happen in the following situations. It may happen in the following situations. पहला, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. असाइनमेंट से देख सकते हैं अगर स्पेलिंग में दिक्कत हो रही हो तो. सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, या इसको लिख सकते हैं आप फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, या तीसरा नाम है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. तीनों लिख लो. कई बार क्या होता है एमसीक्यू में ना तीनों चीजें लिख देते हैं जो पॉसिबल होते हैं, फिर बोल देते हैं ऑल ऑफ दी अबव. एक ही चीज के तीन नाम होते हैं. एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो तीनों नाम लिख के बोल देते हैं भाई ये बताओ क्या है. ए बी सी डी में लिख देते हैं ऑल दी अबव. तो हमें पता होना चाहिए एक ही चीज के तीन नाम है, तो कई बार ऑल दी अबव वाला क्वेश्चन आ जाता है. तो ये तीनों ही नाम है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी. चीज एक ही है, बहुत सिंपल है, बट ये तीनों ही नाम है. समटाइम ये तीनों में से कोई भी चीज आ सकती है. तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या है? जैसे मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, जिस चीज के लिए हमने डील किया था वही डिस्ट्रॉयड हो गई, देन ये पॉसिबल ही नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया जाए. ठीक है, लिखिएगा. इट इज एप्लीकेबल इन ए सिचुएशन. इट इज एप्लीकेबल इन ए सिचुएशन. It is applicable in a situation when subject matter of contract is totally damaged or destroyed. Where subject matter of contract is totally damaged or destroyed, or in case of death, or in case of death of the person who is going to perform the contract, or in case of death of the person who is going to perform the contract. ठीक हो गई बात? सिंपल है पहला. दूसरा लिखिएगा लीगल इम्पॉसिबिलिटी. सेकेंड पॉइंट इज लीगल इम्पॉसिबिलिटी. ठीक है, लीगल इम्पॉसिबिलिटी क्या है? लॉ चेंज हो गया. ठीक है, लिखिएगा समटाइम्स अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, sometimes a particular activity or transaction is declared illegal by law. Sometime a particular activity or transaction is declared illegal by law. Then also it becomes impossible to perform. Then also it becomes impossible to perform. Then also it becomes impossible to perform. ठीक हो गई बात? कोई डाउट इसमें? हाँ, कोई भी चीज, किसी कंट्री के साथ वॉर हो गई
ऑटोमेटिकली इलीगल हो गया, पहले तो सब कुछ ठीक था और कोई बात नहीं है। या कई बार क्या होता है, जैसे मान लेते हैं किसी भी चीज की ट्रेडिंग को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, सपोज देयर इज अ ड्रॉट, कोई प्रॉब्लम है इस तरह की, और आप सिंपल राइस में डील कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट को लगता है नो, नाउ द प्राइवेट ट्रेडर्स शुड नॉट डील इन राइस। जो भी राइस है आप गवर्नमेंट को जो है सेल कर दो एक एग्रीड प्राइस पे, गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू द पीपल। तो डीलिंग इन राइस में बिकम इलीगल, सिंपल सी चीज है, बट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, समटाइम कोई भी चीज, सिंपल चीज भी इलीगल डिक्लेयर हो जाती है बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी काइंड ऑफ ए सिचुएशन। लेटर ऑन इट मे बी रिलीज्ड बैक, बट एट द टाइम बीइंग ये तो क्लियर है। थर्ड, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड बाय द एग्रीड पार्टी, व्हेन द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट is rejected, when the voidable contract is rejected by the aggrieved party, then it becomes void. When the voidable contract is rejected by the aggrieved party, then it becomes void. चौथा, in case of a contingent contract, in case of a contingent contract, in case of a contingent contract, the performance of contract depends on the performance of contract depends on the performance of contract depends on an uncertain event. In case of contingent contract, the performance of contract depends on an uncertain event. Full stop. If that event becomes impossible, if that event becomes impossible, if that event becomes impossible, ठीक है, then contract becomes void. ठीक है, पक्का। देखिए आपको जो असाइनमेंट दिए गए हैं उनमें सभी कंसेप्ट्स के ऊपर एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के वो घर में होमवर्क की फॉर्म में ये सारे एग्जांपल्स और असाइनमेंट को एक बार गो थ्रू करना होगा, है ना। इफ आई रीड द असाइनमेंट एज वेल एज आई एक्सप्लेन एज वेल एज आई डिक्टेट, तो जो आपका टाइम है इसमें हमारा कसूर नहीं है। सी इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 2 ही महीने का टाइम दिया बोर्ड के एग्जाम्स के बाद, अगर वो इस टाइम को थोड़ा रिलैक्स कर दें तो हम ज्यादा कर सकते हैं, है ना। तो सब चीज A to Z नहीं किया जा सकता, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा अभी, करेक्ट। तो सभी चीजों की इलस्ट्रेशन, तभी तो असाइनमेंट दिया है, नहीं तो मैं तो सारा आपको पढ़ा ही रहा हूं, लिखवा ही रहा हूं, तो फिर असाइनमेंट की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो असाइनमेंट इसीलिए दिया गया है कि उसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, वो सारे मैं एक्सप्लेन तो करता हूं आपको, लेकिन फिर भी समटाइम मेरे एग्जाम्पल यूनिक हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन द असाइनमेंट। अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपको कुछ एडिशनल एग्जाम्पल्स मिलेंगे, मींस योर नॉलेज विल बी मोर बेटर। तो जो स्टूडेंट्स बहुत बिजी हैं, क्लास में जाने के बाद उनको और 50 काम करने होते हैं, उनको छोड़ दें अगर हम, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई काम नहीं है अभी सिवाय पढ़ने के, उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास के जाने के बाद घर में थोड़ा सा असाइनमेंट को गो थ्रू कर लिया करो। अगर मैं गलत नहीं तो शायद एक दिन में हार्डली 5-7 पेज ही हम पढ़ पाते होंगे असाइनमेंट के एंगल से देखे तो। 5-7 पेज पढ़ने में हार्डली आपको 15 से 20 मिनट 25 मिनट लगेंगे। तो अगर एक बार आप उसको रिवाइज कर लें तो लॉ का सब्जेक्ट में अपने सब्जेक्ट की बात कर सकता हूँ, एकदम परफेक्ट चलेगा आपका, क्योंकि हर चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, है ना। और साथ में अगर आप असाइनमेंट भी गो थ्रू कर लें और कोई डाउट है तो बिफोर या आफ्टर द क्लास पूछ लें, दिस इज द बेस्ट यू कैन डू फॉर द सब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। हाँ, फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। फोर्थ पॉइंट तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा, जो किसी चीज पे डिपेंड कर रहा था। फर्स्ट पॉइंट तो एक सिंपल चीज थी, मैंने आपने डील करना था किसी भी चीज पे, वो चीज ही खत्म हो गई, बाय द वे चोरी हो गई, खराब हो गई। तो बहुत अलग अलग है, इनमें तो कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। और कोई क्वेश्चन? हाँ, ल्यूसिड इंटरवल्स या अनसाउंड माइंड ना। हाँ हाँ, अगर उस वक्त उसने डील किया होगा तो, जिस वक्त उसका माइंड साउंड नहीं है, जिस वक्त साउंड है उस वक्त डील करेगा तो वैलिड है, जिस वक्त अनसाउंड है उस वक्त डील करेगा तो इनवैलिड है। सिंपल, पता चलने का कोई चीज नहीं है। ये क्वेश्चन आप मत पूछिए मेरे से,
लॉ के अंदर मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, आप इन चीजों को कभी भी हो सके तो ना सोचें। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये प्रूव कैसे होगा, पता कैसे चलेगा। मैं पहले भी कई बार इस चीज को क्लास में बोल चुका हूं कि इन्हीं सब काम के लिए कोर्ट लगे रहते हैं सालों साल। अरे बस में पता कैसे चलेगा, वो डॉक्टर सर्टिफाई करेगा, डॉक्टर देखेगा उस समय उसका दिमाग ठीक था नहीं था, क्या उसकी मेडिकल हिस्ट्री है क्या नहीं है, वेरियस सर्कमस्टेंसेस। डॉक्टर को कैसे पता चलेगा, ये मेरे को नहीं नॉलेज है। सॉरी 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 सॉरी, आई एम अ लॉ टीचर, आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई कांट जज। एक आदमी मर गया, मरने से पहले उसने मर्डर किया या मर्डर होने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जज कर लेते हैं ना कितने बजे डेथ हुई। अब सपोज यू आस्क मी क्वेश्चन, ये कैसे पता चलेगा इसकी डेथ 8 बजे हुई कि 9 बजे हुई। नाउ हाउ दे डू इट आई डोंट नो, आई नो द लॉ। द लॉ इज कि जो लोग पागल हो जाते हैं बीच में फिर ठीक हो जाते हैं फिर पागल हो जाते हैं, लॉ कहता है जिस समय उसका दिमाग सही है उस वक्त किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और अगर बाय द वे उसको पागलपन का दौरा पड़ा है उस वक्त ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ल्यूनेसी अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो इनवैलिड है। दिस इज द लॉ, आई एम क्लियर, यू बी क्लियर। अब वो कैसे पता चलेगा कब पागल है कब सही है, दैट इज आई कैन नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इलीगल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा गन्स, ड्रग्स या समथिंग समथिंग, मर्डर, वो भी इलीगल है। बट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मतलब जो होता है रूटीन में, एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिंपल मतलब होता है रूटीन में, वो ये होता है कि एनीथिंग विच इज नॉट परमिटेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री इज इलीगल। एनीथिंग विच इज नॉट परमिटेड बाय द लॉ ऑफ कंट्री इज इलीगल। ठीक है, कोई भी चीज लॉ में कई बार बहुत सिंपल बातें भी लिखी होती है, लेकिन अगर आपने वो पूरी नहीं की तो इलीगल है। कुछ भी समझ लीजिए आप, रूल्स एंड रेगुलेशंस हर जगह एप्लीकेबल है। पार्किंग को लेके भी अगर आपने रॉन्ग पार्किंग कर दी, टेक्निकली इट इज इलीगल पार्किंग, रॉन्ग पार्किंग। व्हाट इज रॉन्ग, मैंने यहां गाड़ी खड़ी की, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बट यहां परमिटेड नहीं है। किसी जोन के अंदर सपोज नो हॉन्किंग जोन है, वहां पर आप नहीं दबा सकते हैं। सपोज आप वहां पर प्रेशर हॉर्न बजा रहे हैं, इलीगल है। आपको यार क्या ऐसी आफत आ गई। या सपोज एंट्री नहीं है, मान लेते हैं सपोज यू आर इन राष्ट्रपति भवन एंड देयर इज सम एरिया which is prohibited for an ordinary citizen or ordinary persons to move in. आप उस एरिया में घूम रहे हैं, अरे भाई किसने तुमको अलाउ किया, illegal. I just mean to say by simple example there are various things which are not permitted, and if you are doing something which is not permitted then it is illegal. Simple. लिखिएगा, if you are doing some agreement, if we are doing some agreement, if we are doing some agreement which is not permitted by law, we are doing some agreement which is not permitted by law of the country, which is not permitted by the law of the country, then it is illegal. It is not permitted by the law of the country, then it is illegal. Full stop. Broadly it covers the following three. Broadly it covers the following three. तीन चीजें इसमें ब्रॉडली कवर होती हैं। पहला एग्रीमेंट, फर्स्ट इज एग्रीमेंट विद लीगल इलीगल ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट फर्स्ट इज एग्रीमेंट विद इलीगल ऑब्जेक्ट। कोई इलीगल काम करने के लिए आपने किया, इसमें आप सिंपल सोच सकते हैं लाइक टू कमिट ए क्राइम, रॉबरी, डकैती, मर्डर, है ना, समथिंग लाइक दैट। अगर इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है तो इट इज इलीगल एग्रीमेंट। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है इमोरल, इमोरल भी इलीगल में ही आ जाता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इमोरल नेचर, all immoral agreements are also illegal. And तीसरा है opposed to public policy,
And third one is opposed to public policy. Means if you are doing something which is not in favor of general public, this is opposed to public policy. Like suppose you are offering bribe to a government officer, this is opposed to public policy. Or suppose you are giving some money to take Bharat Ratna or Padma Vibhushan, something like that. किसी टाइटल के लिए आप पैसा दे रहे हो, या गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे होता है ना लोग पैसा दे देते हैं, आपने सुना होगा अभी कुछ मिनिस्टर बंद हो गए इसी काम के चक्कर में. So all such kind of things, if you are you can say interfering in the working of government departments, this is opposed to public policy. So इस तरह के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं ये सब इलीगल एग्रीमेंट्स हैं. ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो. लास्ट में आप लिख सकते हैं बात, that illegal agreements are void ab initio. void ab initio means शुरू से ही इलीगल है, शुरू से ही कैंसल्ड है, उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है. illegal agreements are void ab initio. Immoral is relating to prostitution mainly. अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मैंने बताया ना पब्लिक के खिलाफ आप कोई भी काम करो, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को घूस दे रहे हो तो इसका मतलब आप अपना वो काम करवा रहे हो जो आपको नहीं कराना चाहिए. ये तो घूस क्यों दे रहे हो? अगर एक चीज आप सही सही कर रहे हो तो वो तो वैसे भी करेगा ही. या अगर आप कोई अवार्ड खरीद रहे हो, हाँ जी आप मत बताओ, अगर आप कोई अवार्ड खरीद रहे हो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. इमोरल इज रिलेटिंग टू प्रोस्टिट्यूशन. इस तरह के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं पूरे, इससे जो पूरा स्फेयर है ये सब इमोरल है. वन इज नॉट सपोज टू एंटर इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स आई शुड से. एनी अदर क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट हेडिंग इज अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट. जैसे होता है ना काइंड अनकाइंड, फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट, ऐसे एनफोर्सिबल का उल्टा है अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट. पहले समझ लीजिए फिर सिंपल सी बात है. अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट टेक्निकली डिफेक्टेड. void agreements, void contracts are also unenforceable, but unenforceable is basically referring to those which are valid but technically defected. जैसे सब कुछ प्रॉपर है, ऑफर एक्सेप्टेंस है, सब कुछ ठीक है, कंसिडरेशन भी है, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल है, पार्टीज भी कंपिटेंट हैं, कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट फिर भी एक चीज रह गई, वो ये था कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए था, राइटिंग में नहीं है. या कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी है, रजिस्टर्ड होना चाहिए था, रजिस्टर्ड नहीं है. या कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए था, रजिस्टर्ड भी है, लेकिन गलती से स्टैंप ड्यूटी कम पे की हुई है. जब कोर्ट में कोई एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होता है तो उसमें एक स्टैंप ड्यूटी लगती है. यू कैन से कि कोर्ट के कुछ चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ चार्जेस होते हैं जो गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी की फॉर्म में लेती है. आपने अपनी लाइफ में स्टैंप ड्यूटी पे की है कभी? शायद पे की, आपको ध्यान नहीं होगा. जब आप कोई लेटर पोस्ट करते हैं तो उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं, दैट इज स्टैंप ड्यूटी. सो गवर्नमेंट का ये स्टाइल है, 5-5 रुपए क्या लेंगे, टिकट भेज दो एक बार में एक बंदे को, 5 रुपए की चिट्ठी लगा देगा, तो इन ए वे यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट ₹5. दैट इज अ वे गवर्नमेंट चार्जेस मनी. स्टैंप तो कहीं आम आदमी छाप नहीं सकता, मतलब अगर छाप रहा है तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो इलीगल है. अदरवाइज रूटीन में जैसे स्टैंप अगर आपको मिल रही है तो वो पोस्ट ऑफिस से ही मिलनी चाहिए, या किसी ने वहां से लेके आपको दे दी एज ए फैसिलिटी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. तो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है ना, वो पतली सी एक कागज के भी 5 रुपए 10 रुपए मिल रहे हैं ना, दिस इज हाउ वी पे टू द गवर्नमेंट. ये शायद आपने स्टैंप पेपर देखा हो कभी, शायद एक पेपर होता है उसके ऊपर वो छपा हुआ होता है 10 रुपए 50 रुपए, तो वो क्या है, पेपर 50 रुपए का कैसे हो गया? वो 50 रुपए पे होने के बाद ही वो पेपर छपा ना. सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट कलेक्ट्स मनी इन एग्रीमेंट्स जो कोर्ट में रजिस्टर्ड होते हैं. कोर्ट पेपर बोलते हैं उसको, स्टैम्प पेपर बोलते हैं. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सब कुछ ठीक है, बट गलती क्या हुई है, राइटिंग में नहीं है, या राइटिंग भी है तो रजिस्टर्ड नहीं है, या रजिस्टर्ड है तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे हुई. सो टेक्निकली डिफेक्टेड एग्रीमेंट्स को, टेक्निकली डिफेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स को विच आर अदरवाइज वैलिड वी नो एज अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट. तो इसका होगा क्या, पार्टीज आपस में तो डील कर ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम. हाँ, कल को अगर कोर्ट जाना होगा तो नहीं जा सकते. इलाज समटाइम्स वो टेक्निकल डिफेक्ट जो है रेक्टिफिएबल होता है कि उसको ठीक कर सकते हो आप. अगर वो टेक्निकल डिफेक्ट रेक्टिफिएबल है कि आप उसको ठीक कर सकते हो तो ठीक है, ठीक कर दो, बात खत्म हो जाएगी.
अगर ऐसा नहीं किया आपने, देन कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स अनएनफोर्सिबल, मींस द पार्टीज हैव टू सेटल इट आउट अमंग देमसेल्व्स। आप किसी थर्ड पर्सन को इसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट लिखेगा, sometimes valid contracts are technically defected. Sometimes valid contracts are technically defected. Sometimes valid contracts are technically defected. Full stop. It means valid contracts are technically defected. It means they have other essentials of a valid contract. They have other essentials of a valid contract, but they lack something, या something मत लिखिए, but they lack some legal requirement, but they lack some legal requirement because of which but they lack some legal requirement because of which they cannot be enforced, because of which they cannot be enforced in a court of law. They cannot be enforced in a court of law. For examples, if despite requirement, for example, if despite requirement, for example, if despite requirement the contract is not in writing, for example, if despite requirement the contract is not in writing, or is not registered, or is not registered, or stamp duty is not properly paid, or stamp duty is not properly paid, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, if it is possible to rectify the defect, if it is possible to rectify the defect, if it is possible to rectify the defect, then contract will become enforceable again. If it is possible to rectify the defect, then contract will become enforceable again. Then the contract will become enforceable again. Sir, unenforceable और physical possibilities में क्या? फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी में देखिए, वो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है कि एक चीज खत्म हो गई। जब एक चीज खत्म हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, वो वॉइड है, ठीक है। यहां टेक्निकल डिफेक्ट है, प्लीज बात समझिए, वो प्रैक्टिकल डिफेक्ट है, ये सिर्फ टेक्निकल डिफेक्ट है। मैंने आपको बोला था आपको जॉब अप्लाई करनी है मेरी कंपनी में, तो आप एक लेटर के थ्रू मुझे अप्लाई कीजिए। आपने ईमेल कर दिया अपना सीवी, पाप तो नहीं कर दिया आपने। अगर सपोज मैं आपको रखना चाहता हूं, लेकिन हो सकता है मेरी भी मजबूरी हो, मैं ऑफिसर हूं, मैं एम्प्लॉयर नहीं हूं, मैं कंपनी का डायरेक्टर नहीं हूं, मैं आपकी अपॉइंटमेंट कर सकता हूं, मेरे पास पावर है, लेकिन मेरे को प्रोसेस पूरा करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज मुझे अपना सीवी प्रिंट करके साइन करके एक पेपर फॉर्मेट में दे दीजिए, या हो सकता है उल्टा हो, मैं आपने मुझे पेपर फॉर्मेट में दिया और कंपनी का रूल है कि ईमेल फॉर्मेट में आना चाहिए, सो दैट आई कैन यू कैन से ईमेल ऑल दोज सिलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड सीवीज टू माय बॉस। तो मैं आपसे हो सकता है अदरवाइज रिक्वेस्ट करूं, तो आपकी अपॉइंटमेंट या आपका जो प्रोसेस है वो वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज अनएनफोर्सिबल। ये सब एक टेक्निकल डिफेक्ट है। मैं एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज टेक्निकल डिफेक्ट। तो टेक्निकल डिफेक्ट है, उसको ठीक करना है, दैट इज द मेन थिंग। बस राइटिंग नहीं है, राइटिंग कर दी। स्टैंप ड्यूटी है, मान लेते हैं, आपको पता है अगर स्टैंप ड्यूटी 10 रुपए भी कम हो, कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा उसको।
अब वो मुझको नहीं इतनी नॉलेज है, मैं आपको हवा में तुक्का नहीं मारूंगा, डिपेंड करेगा किस समय क्या कैसी सिचुएशन है। कहीं कहीं पर हो सकता है कि एडिशनल स्टैंप ड्यूटी पे करके हो जाए। एक्चुअली वही तो बात है ना, हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और भी हजारों एक्ट है इंडिया में जो एप्लीकेबल है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ जनरल डिस्कशन अबाउट लॉ, बहुत डीप में नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वैसे भी 1872 का है, तो अभी रिसेंट हर चीज के अलग अलग एक्ट बन चुके हैं, बट एक जनरल कंसेप्ट अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं। यही रीजन है कि आपको जब सीए बनाने की कोशिश कर रही है इंस्टीट्यूट, तो सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिटेल में पढ़ा रही है कि बेसिक्स तो जानो होता क्या लॉ, और भी सब्सिक्वेंटली एक्ट बहुत सारे बन चुके, तो वो उस एक्ट में देखना पड़ेगा कि वो पॉसिबल है या नहीं है। अब आप देखिए कोर्ट के अंदर हजारों तरह के एप्लीकेशंस और केसेस होते हैं, तो मैं एक जनरल स्टेटमेंट आपको कैसे दे दूं किस केस में रेक्टिफाई हो जाएगा किस में नहीं। कई बार होता है कि अगर गलती है तो कहेंगे नहीं दोबारा ही पूरा फाइल करो, या वो बोलेंगे हो ही नहीं सकता अब तो दैट विल डिपेंड ऑन द रिस्पेक्टिव एक्ट इन विच द एप्लीकेशन और द केस हैज बीन फाइल्ड। नहीं, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। तब भी मैंने बोला था अदर एक्ट्स में अगर ये रिक्वायरमेंट है कि राइटिंग होनी चाहिए और वो राइटिंग ना हो तो वो इनवैलिड है, अदर कॉन्ट्रैक्ट में भी हो कि राइटिंग में होना चाहिए और वो नहीं है तो वो इनवैलिड है। लेकिन अगर उसी कॉन्ट्रैक्ट में या उसी एक्ट के अंदर ये बात है कि उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, तो फिर हम उसको इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जगह अनएनफोर्सिबल की कैटेगरी में ले लेंगे, क्योंकि एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में और अनएनफोर्सिबल में ये फर्क है कि वॉइड इज वॉइड। एक आपका टेलीविजन बिल्कुल डेड हो गया, अब या तो आप इसको छत से फेंक दो या 100 रुपए में बेच दो, ठीक है। और कई बार होता है कि टेलीविजन खराब है, टोटली डेड है, बट शायद ठीक हो सकता है, कोई मैकेनिक आकर ठीक कर सकता है, पार्ट बदलो तो ठीक हो सकता है, तो देयर इज अ डिफरेंस। टीवी दोनों बंद पड़े हैं, बट एक ठीक ही नहीं हो सकता, एक ठीक हो सकता है, तो जो ठीक ही नहीं हो सकता वो वॉइड है, और जो शायद ठीक हो सकता है वो अनएनफोर्सिबल है। Am I clear? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट। डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट। देखिए जहां तक इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट का सवाल है, इसमें सबसे पहले सिमिलैरिटी आप नोट कर दीजिएगा, दैट बोथ आर वॉइड एब इनिशियो। शुरू से ही दोनों बेकार है। सिमिलैरिटी पहले लिख दीजिए, डिफरेंसेस पे लिखवा देता हूं। एक सिमिलैरिटी भी लिख दो, हाथ के एक हेडिंग डाल दो छोटा सा, सिमिलैरिटी दैट बोथ आर वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एग्रीमेंट भी शुरू से बेकार होता है, इलीगल एग्रीमेंट भी शुरू से बेकार होता है, दोनों किसी काम के नहीं है। बोथ आर वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके डिफरेंसेस पे, पहले सुनना है फिर लिखना है। पहला पॉइंट पहले सुनना है, एक सेंटेंस है दैट वॉइड एग्रीमेंट्स आर वाइडर इन स्कोप, या इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऑल वॉइड all illegal contracts, all illegal agreements, I should say, all illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. Obviously, कोई एग्रीमेंट अगर इम्पॉसिबल चीज को करने के लिए हुआ है, अनसर्टेन है, लैकिंग कंसिडरेशन, या यू आर डीलिंग विद ए पार्टी हु इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल थोड़ी हो गया, void है, ठीक है। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। हाँ जी, एग्रीमेंट्स का है, कॉन्ट्रैक्ट का नहीं। मैंने क्या बोला? एग्रीमेंट में करवा रहे हो। हाँ, आई एम सॉरी, मेरे मुंह से वर्ड कॉन्ट्रैक्ट निकला, करेक्ट कर लीजिए, आई एम सॉरी। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, इलीगल एग्रीमेंट्स अट्रैक्ट्स पनिशमेंट,
illegal agreements attracts punishment, but void agreements do not attract any punishment. But void agreements do not attract any punishment. अब तीसरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना। थर्ड पॉइंट पहले आप समझ लीजिए पूरा, फिर आप क्वेश्चनिंग कीजिएगा। एक होता है कोलैटरल ट्रांजैक्शन, ठीक है। वन इज ए कोलैटरल ट्रांजैक्शन, इसको हम सपोर्टिव भी बोलते हैं। कोलैटरल ट्रांजैक्शन वो है जो सपोर्ट कर रही है किसी मेन ट्रांजैक्शन को। अगर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो ये वैलिड है। अगर ये वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड है तो ये वैलिड मानी जाती है। यानी मेन इवेंट को जो सपोर्ट कर रही है वो इवेंट अगर अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में करेक्ट है, तो वो वैलिड मानी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड है तो बाय डिफॉल्ट ये इलीगल मानी जाती है, इनवैलिड मानी जाती है, वॉइड मानी जाती है बाय डिफॉल्ट। अभी मैं समझाऊंगा इसमें क्या एक्सेप्शन है। यानी अगर कोई आदमी क्राइम कर रहा है तो वो तो इलीगल है ही। अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोज आप उसको पैसा दे रहे हैं कि ठीक है कर, तो आपकी जो इवेंट है जो उसको सपोर्ट कर रही है, जो इसको हम बोलते हैं कोलैटरल ट्रांजैक्शन, सपोर्टिव ट्रांजैक्शन, वो भी इलीगल मानी जाएगी, ठीक है। बट लेकिन अगर हम इसको ये प्रूव कर दें कि ये इनोसेंट है, मींस आपको नहीं पता, देन इट मे बी ट्रीटेड एज वैलिड। बट यहां पर भी वही वाली बात आ जाती है जो आपकी क्वेश्चन पूछते हो, वही मेरे भी आ जाएगा दिमाग में। प्रूव कैसे होगा? बड़ा मुश्किल होता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी है और उसमें आप ये प्रूव कर दें कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। बट सपोज इफ यू कैन प्रूव, देन आप बच सकते हो। अदरवाइज इलीगल काम कोई हो रहा है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो तो आपको भी इलीगल, आपको भी उठा के बंद कर देंगे। सपोज आपने एक मकान किराए पे दिया, दूसरे बंदे ने कहा था जी मुझे कुछ नया बिजनेस शुरू करना है, ठीक है। उसने बिजनेस शुरू करना है, आपने अपना मकान किराए पे दे दिया, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है? सपोर्टिव है, कोलैटरल है। वैलिड है, इनवैलिड है, डिपेंड करता है उसने करा क्या उस मकान का। अगर उस मकान के अंदर कोई प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू कर दिया, कोई इलीगल वेपन की फैक्ट्री डाल दी, है ना, कुछ उसमें बेटिंग टाइप काम शुरू कर दिए, चलो जी आईपीएल चल रहा है, सबको बुलाओ, टीवी में मैच दिखाओ, सट्टा लगाओ, ऑल सच काइंड्स ऑफ इलीगल थिंग्स अगर उसने उसमें शुरू की तो आपकी एक्टिविटी भी इलीगल मानी जाएगी। जो आपने ट्रांजैक्शन की, जो आपने उसको लेट आउट किया फ्लैट, वो भी इलीगल माना जाएगा। अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि वो क्या उसमें यूज कर रहा है मुझे पता नहीं, बड़ा मुश्किल होगा इसको प्रूव करना, मैंने कहा ना, क्योंकि आफ्टरऑल आपकी जगह पे कोई चीज यूज हो रही है तो आपको कैसे नहीं पता? हाउ विल यू प्रूव कि दैट यू डोंट नो? इट विल बी डिफिकल्ट ना। बट सपोज इफ यू प्रूव, इफ यू आर एबल टू प्रूव दैट इट इज इनोसेंट, आई एम नॉट अवेयर, ठीक है, देन इट विल बी ट्रीटेड लाइक वैलिड। जहां तक वॉइड एग्रीमेंट का सवाल है, वॉइड एग्रीमेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आपने कोई चीज दी, वो आगे उसने किसी माइनर के साथ डील कर लिया, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ कर लिया, विदाउट कंसिडरेशन कर लिया, समझ रहे हैं? सिंपल वॉइड एग्रीमेंट में समटाइम चीजें सिंपल होती हैं, जरूरी नहीं कि उसमें कोई इलीगैलिटी इन्वॉल्व हो। अगर आपकी ट्रांजैक्शन अपने आप में कंप्लीट है, दोनों पार्टीज कंपिटेंट है, ऑफर एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, सब कुछ ठीक है, तो आपकी इवेंट वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि मैं एक लाइन में ब्रीफ में बोलूं तो वॉइड एग्रीमेंट से कनेक्टेड जो ट्रांजैक्शन है, सपोर्टिव ट्रांजैक्शन है, कोलैटरल ट्रांजैक्शन है, वो वैलिड मानी जाती है, और जो इलीगल एक्टिविटी से कनेक्टेड ट्रांजैक्शन है वो इलीगल मानी जाती है, अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट इट इज इनोसेंट सपोर्ट दैट यू डोंट नो। योर क्वेश्चंस। वॉइड एग्रीमेंट दोबारा से बताएं। वॉइड एग्रीमेंट जो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करता। वॉइड एग्रीमेंट से कनेक्टेड ट्रांजैक्शन वैलिड है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। जैसे सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल और दे देते हैं। एक आदमी ने माइनर से डील किया, इट इज वॉइड। जो उसने डील किया वो उसने पहले पैसा, सपोज मनी बोरो किया, वो पैसा उसने किसी और से लिया,
और आगे वो पैसा उसने किसी माइनर को देना था, तो उसकी अपनी ट्रांजैक्शन वॉइड है, लेकिन जो मैंने और उसने डील किया वो तो वैलिड है। या जैसे एग्जांपल बुक्स में दिया हुआ, एक माइनर से जो लोन लिया, माइनर को लोन लिया किसी ने आपस में, वो वॉइड है। लेकिन किसी ने गारंटी कर दी, सपोज पेरेंट्स ने उस लोन की गारंटी की, तो वो जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन है, सपोर्टिव ट्रांजैक्शन है, शुरू में बताया था मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वो गारंटी तो वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें सेंटेंस फॉर्म में लिखने की वजह, सेंटेंस फॉर्म में तो दिया ही हुआ, आप इसको इस तरह से लिखो, इससे आपको समझना इजी रहेगा बाद में। नोट इट डाउन प्रॉपर्ली, कोलैटरल ट्रांजैक्शन in case of collateral transaction, supportive transaction, if it is for illegal agreement, it will also be treated like illegal and void. If it is innocent, then only it is valid. In case of void agreement, it will be treated like valid. हाँ, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एक ही चीज है। इलीगल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल एट लॉ नहीं होगा। अगर बाय द वे मेरे से बोलते वक्त फ्री लैंग्वेज में कभी निकल गया हो तो उतना ही एरर है बस, क्योंकि होता है कि हम कितना भी ध्यान से बोले एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो है तो मोर और लेस, उसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अदरवाइज एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब एनफोर्सिबल हो, इलीगल कभी एनफोर्सिबल हो नहीं सकता, तो इलीगल एग्रीमेंट ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर बाय द वे अगर कहीं लिखा भी है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस इलीगल एग्रीमेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एनफोर्सिबल हो जाएगा। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, void agreement is void ab initio. Void agreement is void ab initio. Void agreement is void ab initio. इस टर्म से आप फेमिलियर हो चुके हैं। ab initio means from the very beginning. Void agreement is void ab initio, शुरू से ही वो invalid है। But voidable contract is valid. But voidable contract is valid. But voidable contract is valid till it is rejected. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Voidable contract is valid till it is rejected. ठीक है। दूसरा, no party can use a void agreement. No party can use a void agreement. Full stop. Aggrieved parties, voidable में दूसरा है, aggrieved parties may use a voidable contract. ठीक है ना, एग्रीव पार्टीज मे यूज द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बोला ना, वो तो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, मैंने शुरू में आज ही बताया। अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोर्जन है, फ्रॉड है, लेकिन फिर भी आप उसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप बिलीव कर रहे हैं कि उसको कर देते हैं एग्जीक्यूट, देखा जाएगा। इफ यू आर बिलीविंग सो इट्स फाइन, हु कैन स्टॉप यू, वी आर हैप्पी, नो प्रॉब्लम। आ रही बात समझ में? सो इट इज लाइक दिस। थर्ड पॉइंट, void agreement is one,
A void agreement is one which lack essentials of a valid contract, which lacks essentials of a valid contract. वो 10 पॉइंट जो पढ़े थे, essentials of a valid contract, ठीक है, फुल स्टॉप. voidable में क्या था, ठीक है, voidable contract में क्या पढ़ा था हमने, मेनली लिखिएगा इसके बारे में, मेनली व्हेन फ्री कंसेंट इज मिसिंग, मेनली, वैसे तो दो पॉइंट और भी थे बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली व्हेन फ्री कंसेंट इज मिसिंग, mainly when free consent is missing, then contract is, mainly when free consent is missing, then contract is treated like voidable. सिंपल सी बातें हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये सब चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, void, voidable, तो जस्ट नोट डाउन करने वाला ही पॉइंट है. फोर्थ पॉइंट, void agreement is not enforceable at law. Void agreement is not enforceable at law. Void agreement is not enforceable at law, but voidable can be enforced by aggrieved party. But void agreement may be enforced by an aggrieved party. But voidable, but voidable contract may be enforced by aggrieved party. It is valid till it is rejected. Valid हो जाए ही नहीं. इन्होंने कहा सर अगर voidable valid हो जाए, तो मैंने क्या बोला था, valid तो है ही, valid तो है ही, invalid कर सकते हो, by default तो valid ही है. पांचवा इसका डिफरेंस है, लेकिन उसको पहले मैं समझाने से पहले एक एग्जांपल दूंगा आपको. इस एग्जांपल से ये जल्दी समझ में आती है बात. सपोज ए सोल्ड अ कार टू बी ऑन 22nd. A sold a car to B on 22nd January and B paid by check. सिचुएशन ये है, A ने एक कार बेची B को 22 जनवरी को एंड B पेड बाय चेक. चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर्ड ऑन 25th. क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट का क्या हाल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया वॉइडेबल, चेक तो बाउंस हो गया उसका, जरूर नहीं कि वॉइड ही हो गया, क्योंकि जो पार्टी ए है उसके पास चॉइस है, वो वेट भी कर सकती है, हो सकता है चेक रिप्रेजेंट करके क्लियर हो जाए, हो सकता है वो उसको फोन करे, वो आके कैश दे दे, पार्टी टच में भी हो सकती है, नोन भी हो सकती है, बी फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, चेक बाउंस हो जाता है, कई बार गलती से भी हो जाता है, सो मेनी थिंग्स आर पॉसिबल. तो इमीडिएटली जरूर नहीं कि वो एक्शन ले. सपोज उसने एक्शन लिया, ए कैंसल्ड द डील या कैंसल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 28th. कैंसिल करने के लिए कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, उसको कोई लेटर लिखना पड़ेगा, पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी, या कुछ तो होगा जिससे उसकी इंटेंशन क्लियर हो जाएगी. नाउ ही हैज कैंसल्ड द कॉन्ट्रैक्ट. तो कार वापस करनी पड़ेगी बी को. द आंसर इज यस. ठीक. नाउ सपोज कार इज सोल्ड टू सी ऑन 26th. Suppose car is sold to C on 26th, obviously by B. Now the question is whether C, if he is purchasing in good faith, ये भी जरूरी होता है. purchasing in good faith means उसको नहीं मालूम कि B ने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया, ये वो राम कहानी पीछे की नहीं पता उसको, उसने एक genuine डील की है, he is purchasing in good faith. Now the question is whether C will get a valid title, वो कार उसकी होगी या नहीं होगी, क्या होने वाला है. एक जनरल रूल ये होता है
एक जनरल रूल ये होता है कि इफ यू आर नॉट द ऑनर ऑफ द कार, इफ यू आर नॉट द ऑनर ऑफ एन आइटम, यू कैन नॉट सेल इट। मैं थोड़ी पड़ोसी की खड़ी हुई कार का ठेका कर दूं, चल भाई बिक गई, मैं उसका मालिक ही नहीं हूं। हो सकता है मैंने गलती से उससे चाबी मांग रखी हो, गुड फेथ में उसने दे रखी हो, ले भाई, तो मैं कहूं देखो ये चाबी, ये गाड़ी, मैं मालिक हूं, और पार्किंग भी अपने घर के सामने कर दी, या फ्लैटों में तो ऊपर ही होती है बिल्डिंग, पता नहीं चलता किसके घर के सामने खड़ी, उसे थोड़ी कुछ प्रूव होता है। बट हो सकता है बायर इनोसेंट बायर हो, गुड फेथ खरीद ले, तो इसका मतलब थोड़ी कि कार उसकी हो जाएगी। खैर, बट यहां पर ए ने बी को बेची थी कार, पेमेंट में चेक डिसऑनर हुआ है, 26 को कार बेची, तो ये कार सी की मानी जाएगी कि नहीं? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, मानी जाएगी, क्योंकि ये 25 को जब चेक डिसऑनर हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हुआ है, वॉइड नहीं हुआ। और मैंने आपको भी बोला कि अ कॉन्ट्रैक्ट, अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड टिल इट इज रिजेक्टेड। तो 28 के बाद अगर ये कार बिकेगी तो इनवैलिड है, यानी इस सिचुएशन में इट इज वैलिड। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कार इज सोल्ड ऑन 29th, देन इट इज इनवैलिड। यानी कि अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद कोई डील हो रही है, एक कोई वॉइड एग्रीमेंट है, उसके बाद कोई डील है, देन थर्ड पार्टी विल नॉट गेट ए वैलिड टाइटल। बट इन ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, if the third party is purchasing the goods in good faith, in a voidable contract, in a voidable agreement, voidable contract, if third party is purchasing the goods in good faith, then it is going to give him a valid title. Your queries? Note down. ये पहले पांचवा पॉइंट लिख लो, फिर उसका ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना, ताकि जो आप लिख रहे थे वो सीक्वेंस में आ जाए। फिफ्थ पॉइंट, इन ए वॉइड एग्रीमेंट third party does not get a valid title. In a void agreement, third party does not get a valid title. Third party does not get a valid title. Full stop. But in a voidable contract, third party, but in a voidable contract, third party purchasing the goods, third party purchasing the goods, third party purchasing the goods in good faith, purchasing the goods in good faith gets a valid title. Purchasing the goods in good faith gets a valid title. Any doubt? सर, जैसे भी आपने बोला कि अगर सी को कार सोल्ड हुई और उसे ये बात नहीं पता है कि पीछे क्या हुआ, अगर उसे ये चीज पता हो फिर भी Obviously, then it is not valid. When I am saying it is valid only if it is purchasing in good faith, that means otherwise is also true. If he is knowing this, then he is not a genuine party. तो फिर तो सारा मामला पीछे से इलीगल या गड़बड़ चल रहा है, तो वो फिर तो उसकी डील भी गड़बड़ानी है। Now you can please note down this example also, it will help you to understand this fifth point. Please note down this example.
आगे चलें। कर लिया होगा आपने इसको नोट डाउन। Now we will study the kinds of contract from point of view of creation. Kinds of contract from the point of view of creation. Kinds of contracts from the point of view of creation. सबसे पहला इसमें बहुत सिंपल है, मैं एक बार वैसे बता देता हूं आपको। मेन है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस मींस जहां पार्टीज की इंटेंशन क्लियरली एक दूसरे को बताई गई है, चाहे बाय वर्ड्स और बाय इन राइटिंग। एक्सप्रेस। इम्प्लाइड, कई बार क्या होता है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कोई गुड्स ले लिए या सर्विस ले ली, बात नहीं हुई, बट जब सर्विस लिए तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल बुक्स में दिया हुआ जो कि इसको बहुत अच्छे से इलिस्ट्रेट करता है कि आप रेलवे स्टेशन पे गए, एक कुली ने आपका सामान उठा लिया, आपने उसको उठाने दिया, आप चल रहे हो, वो आपके पीछे पीछे चल रहा है, जहां आप रुक गए उसने आपका सामान रख दिया, बात कुछ नहीं हुई, दोनों चुप हैं, मूक पिक्चर है। देयर इज नथिंग व्हिच इज एक्सप्रेस्ड बट इट इज ऑब्वियस दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू पे। नहीं, एक रेस्टोरेंट में गए, आपने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने खाना दे दिया, सपोज फिक्स थाली मिलती थी वहां, आपने खा लिया, तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। कोई भी चीज ऐसे सोच लीजिए, कोई भी चीज। शू शाइनर का लिखा हुआ एग्जाम्पल, आप मान लेते एक पार्क में बैठे हैं, एक आदमी आया, उसने आपके जूते आप बराबर में रख के बैठे थे, उसको पॉलिश करना शुरू कर दिया, आपने उसको रोका नहीं। सो इफ यू आर अवेलिंग सम गुड्स और इफ यू आर अवेलिंग सम सर्विस विदाउट देयर इज एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एनी एक्सप्रेस डील, बट इट इज ऑब्वियस दैट यू हैव टू पे। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा एग्जाम्पल दिया गया टेकिट कॉन्ट्रैक्ट का, ये नाम से थोड़ा अजीब सा है, टेकिट कॉन्ट्रैक्ट। ज्यादातर बुक्स में ये है भी नहीं, कुछ बुक्स में स्पेशली आईसीआई के मॉड्यूल में एक लाइन लिखी हुई है, इसलिए मैं वो आपको पढ़ा रहा हूं। उसमें लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट विच इज इन्फर्ड बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, मैं आपको समझाता हूं। इसमें बेसिकली है क्या, टेकिट कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर जहां पर एक फिक्स्ड कोई चीज रखी है, देयर आर नो ह्यूमंस, कोई एक फिक्स चीज रखी है, कुछ चीज हो रही है, कोई एक काम हो रहा है जो कि ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि हां एक कमर्शियल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है, ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, है ना, सम कंसिडरेशन हो, फ्री कंसेंट हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट फिर भी एक कमर्शियल काइंड ऑफ ए ट्रांजैक्शन है, राइट। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया जिससे ये क्लियर होता है, वो है कि आपने एटीएम से जाके पैसा विड्रॉ किया, वहां कहीं कोई खास ऑफर नहीं है, देखा जाए तो वैसे तो है भी और नहीं भी, एक मशीन लगी, आप गए और पैसा निकाल लिया, बट नाउ वहां कोई पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कल को एटीएम की मशीन खराब हो या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं, स्टिल देयर आर लीगल ऑब्लिगेशंस इन्वॉल्व्ड इन दिस। सो इट इज ऑल्सो इन ए वे अ कॉन्ट्रैक्ट इज अराइजिंग। वहां पे कम से कम दो पार्टीज एक दूसरे को देख तो रही थी, बात नहीं कर रही थी। पहले वाले में क्या था, पार्टीज आपस में बात कर रही हैं, चाहे मुंह से बात कर रही हैं, चाहे लिख के बात कर रही हैं। दूसरे में पार्टीज एक दूसरे को देख रही हैं, काम दिख रहा है, वन पर्सन इज अवेलिंग, द अदर पर्सन इज गिविंग द फैसिलिटीज, something is happening between the two parties clearly, though they are not talking with each other, that is implied. And third is one party has created an environment, the other party is coming and availing the particular benefit or facility, इसको भी कॉन्ट्रैक्ट मान लिया गया। कॉन्ट्रैक्ट ये किस सेंस में है, तीसरा वाला, कि इसमें भी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं। जैसे मैंने एटीएम का एग्जांपल लिया, इसी एग्जांपल को मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूं, उसी टाइप के और एग्जांपल फिर बन सकते हैं। लाइक पोस्ट ऑफिस का बॉक्स है, आपने उसमें लेटर डाल दिया या कोई छोटा पैकेट डाल दिया, वॉट एवर इज परमिटेड एज पर लॉ, तो दैट डज नॉट मीन कि भी पोस्ट ऑफिस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दे कैन नॉट से कि यू हैव नॉट ब्रॉट इट टू द पोस्ट ऑफिस, आपने कोई हमसे रिसीट तो ली नहीं, बट इट इज इंप्लाइड ना दैट बोस्ट, वो कहीं पे भी सड़कों के ऊपर डब्बे लगे हुए हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वो सड़क है, आप सड़क पर थोड़ी फेंक गए अपनी चिट्ठी, आपने वो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड बॉक्स में डाली है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफ द पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट टू टेक केयर ऑफ योर पार्सल और द लेटर प्रॉपर्ली। टेकिट कॉन्ट्रैक्ट है।
इट इज अ टाइप ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ओनली, बट इसको अलग से इन्होंने ट्रीट कर लिया, जहां पर दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही, मिल नहीं रही, इस तरह की वन वे ट्रांजैक्शन टाइप है, उसको इन्होंने टैकेट कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया। ठीक है, चौथा कॉजी है, वो बाद में बताता हूं, अभी पहले ये तीन के बारे में लिखेंगे। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिएशन। पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। लिखिएगा वेयर इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, where intention of the parties is clearly expressed, where intention of the parties is clearly expressed, where intention of the parties is clearly expressed either by words, or in writing, either by words or in writing, then it is an express contract. Second, implied contract. सेकेंड इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। लिखिएगा इसके बारे में, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज एविडेंट, implied contract is one which is evident by acts and circumstances of the case, which is evident by acts and circumstances of the case, full stop. Here one party offers to other, some goods or services. Here one party offers to other some goods or services in expectation of being paid, full stop. If benefiting party, जिसको बेनिफिट मिल रहा है, if benefiting party does not object, ठीक है, if benefiting party does not object or actually avails the benefit, then it is known as an implied contract. And the benefiting party is bound to pay, is bound to pay. ठीक है. थर्ड, टैकेट कॉन्ट्रैक्ट, TACIT, टैकेट कॉन्ट्रैक्ट. टैकेट कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में लिखिएगा, दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज inferred from the conduct of the parties. This type of contract is inferred from the conduct of the parties. This kind of contract is inferred from the conduct of the parties. For example, withdrawal of money from ATM. Or posting a letter in post box,
or posting a letter in post box, etc. Any questions? फोर्थ ध्यान से समझना है क्या है, एक बार अगर आपने इसको कैच किया तो इजी रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी. फोर्थ इज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. देखिए कई बार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कई बार हमारा दूसरी पार्टी से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन फिर भी लॉ की एक ड्यूटी हमारे सर पे आ जाती है, और वो ड्यूटी भी ऐसी जो दूसरी पार्टी के फेवर में राइट क्रिएट कर देती है, और वो भी ऐसा राइट जो कि लीगली एनफोर्सिबल है. I repeat, sometimes there is no offer, there is no acceptance, there is no intention to create a relationship, contractual relationship. There is no intention, but law imposes a duty on you, and the duty creates rights in favor of other person, and that too a legally enforceable right. Then such rights, such duties are known as quasi contract. Is it a contract in true sense? No. Then why it is known as contract or why it is being termed as contract? जब ये कॉन्ट्रैक्ट है नहीं तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक फीचर इन्वॉल्व है, एक बेसिक फीचर एग्जिबिट हो रहा है, वो है एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ. उस बेसिक फीचर की वजह से इसको नाम कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, अदरवाइज इट इज अ ड्यूटी, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट. Quasi contract is basically a duty imposed by law. It is not a contract in true sense, but such obligation just resembles the contract. That is why it is being known as quasi contract. The best example to understand is finder of goods. सड़क पे आपको एक चीज पड़ी पाई, दो ही बातें, या तो आप उसको उठाओगे या छोड़ दोगे. छोड़ दी तो बात खत्म. यू आर नॉट ड्यूटी बाउंड टू सर्च दी ऑनर, यू आर नॉट ड्यूटी बाउंड. अगर आपको सड़क पे कोई कॉस्टली रिस्ट वॉच पड़ी हुई मिलती है, यू आर नॉट ड्यूटी बाउंड टू सर्च दी ऑनर, यू हैव नो ड्यूटी एट ऑल. कोई आदमी सड़क पे गिरा के चला गया, आप क्या कर सकते हो इसका? बट लेकिन अगर आपने उसको उठा लिया तो लॉ के अंदर आपकी ड्यूटी बन जाती है दैट यू ट्राई, रीजनेबल ट्राई टू सर्च दी ऑनर. हो सकता है ये बात आपको अच्छी ना लगेगी, ये क्या बात है, बट बात है. अगर आपने सड़क पर पड़ी हुई कोई चीज उठाई है तो इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड द ट्रू ऑनर. कल का ट्रू ऑनर मिल जाता है, उसको पता चल जाता है कि आपके पास उसकी चीज है, तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है कि इसने ढूंढने के लिए कोशिश ही नहीं की. तो इसका मतलब अगर ये टेंशन नहीं पालना चाहते तो क्या पड़ी हुई चीज ना उठाएं, मत उठाओ, या उठा के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हाथ के हाथ डिपॉजिट कर दो कि ये चीज पड़ी पाई. डोंट यूज इट, डोंट टेक इट, डोंट कीप इट विद यू. इफ यू कीप इट, लॉ के हिसाब से आपकी जिम्मेदारी बनती है, यू फाइंड द ट्रू ऑनर. तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है मुफ्त में, लेना ना देना हो रही है ना. लेकिन दूसरा, सपोज कोई आइटम किसी के पास डिलीवर होनी थी, वो गलती से आपके पास डिलीवर हो गई. इट कैन बी आइदर मनी और इट कैन बी गुड्स. होनी थी डिलीवर ए को, हो गई गलती से बी को. नाउ यू आर अंडर ड्यूटी टू रिटर्न इट टू द ट्रू ऑनर. अभी तो आपने उठाई भी नहीं, कोई गलती से दे गया आपके घर पे, then you are supposed to keep it and return it back to the true owner. अगर आप उसको कंज्यूम कर लेते, यूज कर लेते, then you have to pay. तो ऑब्वियस है फिर तो. Nobody is allowed to enrich himself at the expense of the other. कोई दूसरे के नुकसान से अपना फायदा नहीं कर सकता, ये लॉ का रूल है. वो रूल इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल होता है. Nobody can enrich himself at the expense of the other. इक्विटेबल ग्राउंड्स पे है ये. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हमारा बाद में पूरा एक चैप्टर है, जो आपके स्टडी मॉड्यूल का 6th चैप्टर है, वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स को ही डील करता है, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं. अभी मैंने एक ब्रीफ में आइडिया दिया. कोई क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा हो? हेडिंग डालिए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. कॉजी कॉन्ट्रैक्ट लिखिएगा. sometimes law imposes certain duties. Sometimes law imposes certain duties
law imposes certain duties which one party has to execute, in favor of other. Full stop. Such legal obligations are known as quasi contracts. Such legal obligations are known as quasi contracts. Such legal obligations are known as quasi contracts. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, quasi contracts are not contracts in the strict sense. Quasi contracts are not contracts in the strict sense. Quasi contracts are not contracts in the strict sense because many essentials of a valid contract are missing. Because many essentials of a valid contract are missing. Because many essentials of a valid contract are missing. ठीक है? As the duties are enforceable at law, as the duties are enforceable at law, as the duties are enforceable at law, such obligations resembles a contract. मतलब they look like a contract. Such obligations resembles a contract. Such obligations resembles a contract. For example, in case of finder of goods, for example, in case of finder of goods, for example, in case of finder of goods, there is a duty. For example, in case of finder of goods, there is a duty to find the true owner. There is a duty to find the true owner. Similarly, full stop. Similarly, if any goods or money has been received by mistake, similarly, if any goods or money have been received by mistake, similarly, if any goods or money have been received by mistake, then it should be returned to the true owner. Then it should be returned to the true owner. ठीक है? नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, quasi contracts are based on the principle, quasi contracts are based on the principle quasi contracts are based on the principle that no one should enrich himself, that no one should enrich himself, that no one should enrich himself at the expense of the other. No one should enrich himself at the expense of the other. Any question? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल मैंने ये दिया, जैसे कुली ने आपका सामान उठा के रख दिया, तो आपने उससे कोई बात नहीं की, दोनों पार्टीज चुप थी, लेकिन इसका मतलब पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना. दैट इज इम्प्लाइड. डीटीसी बस चल रही है, आप बस में चढ़ रहे हैं, डीटीसी की बस चल रही है, आप बस में चल रहे हैं, बस में चढ़ोगे तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे. एक रेस्टोरेंट है, आप उसमें जाके बैठ गए, आप बोलते मुझे भूख नहीं लगी, तो फिर आप रेस्टोरेंट में क्यों आए हो? कुछ तो पैसे आपको देने पड़ ही सकते हैं. आफ्टर ऑल आप उस एनवायरमेंट, उस एम्बियंस को तो यूज कर ही रहे ना. इम्प्लाइड है, जब आपने एक बेनिफिट अवेल किया तो यू हैव टू पे. इम्प्लाइड है, कुछ चीजें इम्प्लाइड है.
आप ये बोलने से नहीं चलेगा कि मैंने तो कुछ बोला नहीं। अरे बहुत सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं, अगर ये चीज ना लिखी हो लॉ में, झगड़ा होगा नहीं 5 रुपए के बर्गर के लिए, लेकिन सपोज आपने एक आदमी को बोला बर्गर दे दो, उसने बर्गर ले लिया और उसने वो खा लिया, बोलेगा पैसे की बात कब हुई थी ना, ये एक फिल्मी मजाक हो सकता है, बट लेकिन देखा जाए तो देयर इज नो एक्सप्रेस डील ना। उसने कहा बर्गर दे दो, उसने ले लिया, वो कहेगा मुझे तो नहीं पता था कि ये पैसों में है। या हो सकता है वो कहे बर्गर तो 5 रुपए का होता है, आपका बर्गर 50 रुपए में, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो यही सुना था बर्गर 5 रुपए में होता है, 5 रुपए ले लो। सो कहने का मतलब है कई चीजें हैं कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, इसलिए लॉ में प्रोटेक्शन दी गई है कि कोई आदमी जरूरत से ज्यादा शाना ना बने। तो कुछ चीजें एक्सप्रेस होती हैं, कुछ चीजें इंप्लाइड होती हैं। दीज आर द 2 मेजर थिंग्स। तीसरी है ड्यूटीज, ड्यूटीज को डाल दिया क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, कोई क्वेश्चन? हाँ, टैकिट मैंने आपको बताया ना, जहां पर बेसिकली एक पार्टी अपने आप से कुछ कर रही है लेकिन वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है इन फेवर ऑफ अदर। मतलब अगर कुछ गड़बड़ है, ब्रीच है, तो आप उसको एनफोर्स कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस काइंड ऑफ ए थिंग, इट्स लाइक वन पार्टी डूइंग समथिंग बस। इंप्लाइड में तो फिर भी 2 पार्टीज आर परफॉर्मिंग साइमल्टेनियसली, एक आदमी बेनिफिट दे रहा है, एक आदमी बेनिफिट ले रहा है, सिर्फ वहां पर एक्सप्रेशन लैक कर रहा है। यहां पर क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड फिक्स, सम फिक्स एनवायरमेंट इज देयर, समथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, but still legal obligations are generating. That is tacit contract. हाँ, इनका क्वेश्चन है कि अगर ट्रू ऑनर नहीं मिलता, सपोज वी आर फाइंडर ऑफ गुड्स एंड वी इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल एफर्ट्स वी कांट फाइंड द ट्रू ऑनर, देन लॉ सेज यू कैन सेल द आइटम। तब आप उस चीज को बेच सकते हैं, लेकिन यूज तो नहीं कर सकते, आप उसको बेच सकते हैं, इसमें लिखा है। और आगे चल के हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये सब चीजें लिखी हुई है कि अगर पेरिशेबल आइटम है फिर तो आप जल्दी भी बेच सकते हैं, नहीं तो उसको ढूंढने के लिए इसमें लॉ में लिखा है कि एटलीस्ट 2/3 का आपका खर्चा हो चुका हो तब आप बेच सकते हैं। यानी कि अगर समझो 300 रुपए की चीज है और आप 200 रुपए खर्च चुके हैं उस ऑनर को ढूंढने में, उस चीज को मेंटेन करने में, तो आप बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, ऐसा लिखा है लॉ में, ऐसा लिखा है। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, वैसे तो आप सब टाइम से आ जाते हैं फॉर वेरियस रीजंस, बट क्योंकि इस रूम में इसके आगे अगली क्लास होती है, तो नेक्स्ट क्लास मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है मैं लेट हो जाऊं, कि 7:30 शार्प शुरू कर दें। हाँ, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। हाँ, एवरीथिंग इज वॉइड, इलीगल है तो वॉइड ही है ना। वॉइड क्या होता है? जो एनफोर्सिबल एट लॉ नहीं है, तो एनफोर्सिबल एट लॉ नहीं है ना। अब आप शांति से टॉप फ्लोर पे जाइएगा, मैं चेयर्स भिजवा दूंगा, उधर शॉर्ट होंगी चेयर्स। अब क्वेश्चन बाद में, जब मैंने पूछा उस वक्त आपने नहीं पूछा।